जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून के सक्रिय होने से झारखंड में 29 जून से 3 जुलाई तक बादल छाए रहने, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जून और 1 जुलाई को रांची, बोकारो, धनबाद और दुमका समेत कई जिलों में 60 से 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में एल नीनो के असर के कारण 1 से 27 जून तक सामान्य से 62% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि शनिवार को एक तरफ पलामू व गढ़वा में लू की स्थिति रही तो दूसरी तरफ रामगढ़ में सबसे अधिक 10 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी व विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ रांची के प्रसिद्ध जोन्हा फॉल्स का भ्रमण कर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से आत्मीय बातचीत की और वहां के स्थानीय फलों का स्वाद चखा। उन्होंने झारखंड को प्रकृति का अनुपम उपहार बताते हुए कहा कि राज्य की इस प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील करते हुए सभी सैलानियों का झारखंड की धरती पर हार्दिक स्वागत किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रांची के मोरहाबादी और कोकर मौजा स्थित रिम्स की 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 9.65 एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध कब्जे के मामले में लकी कंस्ट्रक्शन के बिल्डर शुभम साबू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक संगठित भूमाफिया सिंडिकेट ने इस बेसकीमती सरकारी जमीन को हड़प कर नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए लगभग 14 करोड़ रुपए के निवेश से एक आलीशान अपार्टमेंट का निर्माण करा दिया था। इस महाघोटाले का एक और मुख्य मास्टरमाइंड प्रमोद महतो, जिसने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से फरार है और उसने बचने के लिए विशेष अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वर्ष 2022 की नई उत्पाद नीति में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को 30 जून और उनके बेटे रोहित उरांव को 29 जून को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। पूर्व में हुई छापेमारी के दौरान रोहित उरांव और मुख्य शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के सिंडिकेट के बीच एक लिखित समझौते के सुराग मिले थे, जिसके वित्तीय लेन देन की कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी इन दोनों से पूछताछ करना चाहती है। ईडी इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और जेल में बंद मुख्य आरोपियों से मिले इनपुट्स के आधार पर अब पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे से होने वाली इस सघन पूछताछ से कई नए वित्तीय खुलासे होने की संभावना है। बोकारो स्टील सिटी की झोपड़ी कॉलोनी में स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यूपीएचसी स्थापना के 11 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं के घोर अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण खुद बदहाल स्थिति में है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास की कई बस्तियों के हजारों लोग निर्भर हैं, लेकिन यहां प्रसव डिलीवरी कक्ष न होने से गर्भवती महिलाओं को सदर अस्पताल रेफर करना पड़ता है और पिछले 4 महीने से इंटरनेट ठप होने से ऑनलाइन रिपोर्टिंग पूरी तरह प्रभावित है। परिसर में 4 दीवारी, स्टोर रूम और जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी के कारण स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है, जिन्होंने जिला प्रशासन से यहां अविलंब प्रसव कक्ष बनाने और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में ब्रेन मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों के 15 बच्चे भर्ती हैं और इनमें से 5 की हालत नाजुक होने के कारण वे एनआईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं। पोटका प्रखंड में पिछले 2 दिनों के भीतर 3 स्कूली बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है, जबकि कई अन्य पीड़ित परिवारों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। जिला मलेरिया पदाधिकारी के अनुसार ब्रेन मलेरिया इसका सबसे घातक रूप है, जो समय पर इलाज न मिलने पर 15 से 20% और बिना इलाज के 90% तक जानलेवा हो सकता है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड में 28 से 30 जून तक चलने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत राज्य के 5 वर्ष तक के लगभग 61.26 लाख बच्चों को जीवन रक्षक दवा पिलाने का लक्ष्य है। इस महाअभियान के पहले दिन 24,507 बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है, जबकि शेष बचे बच्चों को अगले 2 दिनों में स्वास्थ्य टीमों द्वारा घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। भारत के 2011 से पोलियो मुक्त होने के बावजूद वैश्विक स्तर पर इसके खतरे को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है,
जिसके तहत अकेले रांची जिले में 3,893 बूथों पर 5 लाख से अधिक बच्चों को सुरक्षित करने का टारगेट रखा गया है। रिम्स के प्रभारी निदेशक डॉक्टर डी.के. सिन्हा ने शहर में जाम की समस्या को देखते हुए डॉक्टरों को ओपीडी ड्यूटी में सुबह 10 बजे तक पहुंचने की 1 घंटे की छूट दी है, लेकिन लगातार 1 सप्ताह की देरी पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सुबह 9 से शाम 5 बजे के निर्धारित ड्यूटी समय के दौरान डॉक्टरों का निजी प्रैक्टिस करना गलत है और सबूत मिलने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मरीजों की सुविधा के लिए उन्होंने रिम्स का एक बंद गेट दिन में खोलने, शाम को मीडिया के लिए पीआरओ उपलब्ध कराने और गरीब मरीजों को राहत देने के लिए अस्पताल में दवा व सर्जिकल आइटम का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया है। रांची के धुर्वा में आयोजित झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा की आपात बैठक में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में 1 महीने से अधिक समय से सचिव की नियुक्ति न होने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि सचिव न होने से नए स्कूलों की स्वीकृति और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जैसे जरूरी काम ठप हैं, जिससे 26 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में है और इसकी फाइल मुख्यमंत्री आवास में लंबित है। मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 5 जुलाई तक सचिव की नियुक्ति नहीं हुई तो हाईकोर्ट में जनहित याचिका पीआईएल दायर की जाएगी। साथ ही आगामी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के सामने विशाल महाप्रदर्शन किया जाएगा। रांची के जेवीएम श्यामली स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र सार्थक सिद्धांत ने भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक खरीद सीपीपी पोर्टल की जटिलता को दूर करते हुए उससे करीब 1.66 करोड़ खरीद रिकॉर्ड एकत्र कर एक सरल सार्वजनिक डेटाबेस सार्थकसिद्धांत.com तैयार किया है। इस नए पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्च और खरीद से जुड़े दस्तावेजों को नागरिकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ बनाना है ताकि लोग स्वतंत्र रूप से इनका विश्लेषण कर सकें। पूर्व में सीबीएसई डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया की पड़ताल कर चर्चा में आए सार्थक की इस पहल से सार्वजनिक निगरानी मजबूत होगी और वे भविष्य में एक इंजीनियरों की टीम बनाकर इस पारदर्शिता पोर्टल को और विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची के आधार पर चयनित 1941 अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जांच मेडिकल टेस्ट 1 से 14 जुलाई 2026 तक रांची के सदर अस्पताल में आयोजित की जाएगी। निर्धारित तिथियों पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को 17 और 18 जुलाई को अंतिम अवसर दिया जाएगा, जबकि मेडिकल में असफल होने वाले उम्मीदवार 20 और 21 जुलाई को रिम्स के एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेंगे। पुलिस भर्ती नियमावली के तहत आयोजित होने वाली इस जांच प्रक्रिया के बाद सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उसके आधार पर आयोग द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक चलने वाला विशेष गहन पुनरीक्षण महाअभियान केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है और गलत जानकारी देकर नाम जुड़वाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म सौंपेंगे, जिसे रंगीन पासपोर्ट फोटो और हस्ताक्षर के साथ वापस जमा करना होगा तथा नागरिकता निर्धारण के लिए जन्म तिथि के आधार पर 3 कड़े नियम व टाइमलाइन तय की गई हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना अनिवार्य होगा और सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को इस पूरी प्रक्रिया का फील्ड में जाकर कम से कम 3 बार औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद के निरसा में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य स्थानीय रोजगार और पर्यावरण एनओसी की मांग को लेकर पिछले 1.5 महीने से पूरी तरह ठप है। इस मुद्दे पर राजनीतिक जंग तेज हो गई है, जहां धनबाद सांसद दुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर काम रोकने और रंगदारी मांगने का तीखा आरोप लगाया है। पलटवार में विधायक अरूप चटर्जी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह स्थानीय लोगों के रोजगार व मान सम्मान की लड़ाई है और जब तक मुख्य ठेकेदार सामने आकर स्थानीय लोगों को काम नहीं देता तब तक वे निरसा को माफिया नगरी नहीं बनने देंगे। झारखंड सरकार की योजना के तहत रांची के रातू रोड में दुर्गा मंदिर के पीछे करीब 5.7 एकड़ खाली सरकारी भूमि पर एनबीसीसी के माध्यम से एक आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक परिसर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के स्वीकृत डिजाइन के अनुसार परिसर में अलग अलग ऊंचाई के साथ भव्य आवासीय टावर, एक 8 मंजिला कॉमर्शियल ब्लॉक, पार्क, क्लब हाउस, एसटीपी और वाहनों की सुगम आवाजाही के लिए 9 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कें बनाई जाएंगी। इसी पुनर्विकास योजना के तहत कुसई कॉलोनी और बिजली विभाग की भूमि पर भी आधुनिक मल्टीपर्पस हॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का प्रभावी उपयोग कर शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
झारखंड में लगातार गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 25 से 30 वर्षों से बेकार और जर्जर पड़े चापानलों को लगभग 80 से 82 हजार रुपये की अनुमानित लागत से रिचार्ज पिट में तब्दील करने की योजना बनाई है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 की तुलना में 2024 तक राज्य में भूजल निकासी 2.29% बढ़कर 31.42% तक पहुंच गई है, जिसमें धनबाद और कोडरमा में सबसे अधिक जल दोहन दर्ज किया गया है। इस तकनीक के तहत बारिश के पानी को फिल्टर मीडिया, पत्थर, कंकड़ और रेत की परतों के जरिए शुद्ध करके सीधे जमीन के भीतर पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए सूची तैयार कर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बोकारो के पिंडराजोरा क्षेत्र में मनिया सम्मान योजना के लाभार्थियों को मोबाइल नंबर 7024887455 से फोन कर आवेदन में गड़बड़ी ठीक करने के नाम पर गोपनीय दस्तावेज और पैसों की मांग की जा रही है। चास प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो प्रदीप कुमार ने इस मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए इन कॉल्स को पूरी तरह फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि सरकारी स्तर पर ऐसी कोई मांग नहीं की जाती है। वीडियो ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैंक विवरण या व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज साझा न करें और ऐसे संदिग्ध मामलों की शिकायत तुरंत स्थानीय पुलिस या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं। SVN न्यूज झारखंड की खबर पर हुई कार्रवाई। गढ़वा जिले के खरौंदी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में दूषित भोजन और पानी के कारण 100 से अधिक छात्राओं के बीमार होने के मामले में उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने घोर लापरवाही बरतने के आरोप में वार्डन समेत 5 कर्मियों को सेवामुक्त कर दिया है। मामले की संवेदनशीलता और जांच कमेटी की मौखिक रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने घोर लापरवाही बरतने के आरोप में वार्डन समेत 5 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए कर्मियों में विद्यालय की वार्डन लक्ष्मी देवी, लेखापाल सोनम कुमारी, शिक्षिका अलका कुमारी, शिक्षिका कांति कुमारी और रसोइया कमला देवी शामिल हैं। जांच के दौरान पीड़ित छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर घटिया भोजन देने, जबरन शौचालय साफ कराने, शिक्षिकाओं के कपड़े धुलवाने और दुर्व्यवहार करने जैसे कई गंभीर व चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। अस्पताल पहुंचकर बीमार छात्राओं का हालचाल जानने के बाद उपायुक्त ने बताया कि मेडिकल टीम की तत्परता से सभी छात्राओं की स्थिति अब सामान्य है। वहीं नियमित निरीक्षण न करने के आरोप में स्थानीय BAO से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। रांची के पहाड़ी मंदिर से बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए 82 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रविवार को रवाना हुआ, जो मनोज कुमार जायसवाल के नेतृत्व में ट्रेन के माध्यम से जम्मू पहुंचेगा और आगामी 6 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। प्रस्थान से पूर्व श्रद्धालुओं ने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आयोजकों ने बताया कि दर्शन के बाद ये दल माता वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर, बाबा बैद्यनाथ धाम और तारापीठ में भी पूजा अर्चना करेगा तथा 2 जुलाई को एक अन्य दल विमान मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होगा। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका के साथ जारी गतिरोध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि यदि हालात में तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जल्द मरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया जा सकता है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को याद दिलाया कि समझौते के तहत लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए और यह अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वह इजरायली हमलों को रुकवाकर पूर्ण युद्ध विराम सुनिश्चित कराए। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिका को वादे तोड़ने वाला और धोखेबाज बताते हुए साफ किया है कि यदि दुश्मन ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया या कोई नया हमला किया तो वे पहले से भी अधिक कड़ा और मजबूत जवाब देंगे। अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रविवार को कुवैत और बहरीन में ड्रोन व मिसाइलों से हमले किए, जिससे बहरीन में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। कुवैत की वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी सैन्य अड्डे वाले अपने क्षेत्र में आ रहे 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया, जिससे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के उल्लंघन के जवाब में ईरान के सैन्य व रडार ठिकानों पर जोरदार हमलों की पुष्टि की है, जबकि ईरानी विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जल्द मरूमध्य में अमेरिकी दखल से बातचीत पूरी तरह रुक सकती है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से दिए एक इंटरव्यू में ऐलान किया है कि मौत की सजा के फैसले और कानूनी कार्रवाई की परवाह न करते हुए वे इसी साल हर हाल में अपने वतन वापस लौटेंगी। उन्होंने विशेष अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित और अपनी पार्टी आवामी लीग को कमजोर करने की साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है और उनका जीवन हमेशा बांग्लादेश के लोकतंत्र व जनता के लिए समर्पित रहा है।
शेख हसीना ने बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर लोकतंत्र व अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए, साथ ही भरोसा जताया कि अवामी लीग जनता की ताकत के दम पर दोबारा खड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और ग्रीन ग्रोथ के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए सेशल्स सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से नवाजा है, जो उन्हें किसी देश द्वारा दिया गया 34वां वैश्विक पुरस्कार है। इस सम्मान को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहे देशों को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं इससे पहले मई 2026 में उन्हें FAO द्वारा एग्रीकोला मेडल और 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा लॉक पार कर भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे एक 31 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक रईस खान को गिरफ्तार किया है। सीमा पर मुस्तैद जवानों द्वारा दबोचे गए इस आरोपी से सुरक्षा एजेंसियां वर्तमान में सघन पूछताछ कर रही हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 28 जून से 3 जुलाई तक देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर, पश्चिमी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान में मानसून की जोरदार बारिश होगी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर के असम व मेघालय में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं तटीय कोंकण, गोवा और केरल में पूरे सप्ताह भारी बारिश का दौर जारी रहेगा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए दावा किया है कि बिना रसीद वाले 3,500 करोड़ रुपए के चंदे सहित 1,250 किलो सोना, 70 किलो चांदी और 200 चांदी की ईंटें गायब हैं। उन्होंने इस मामले में केवल 8 छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सीधे प्रधानमंत्री और ट्रस्ट की नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर निष्पक्ष जांच के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर के 200 करोड़ रुपए के कथित चंदा चोरी मामले में केंद्र सरकार पर असली दोषियों को बचाने और मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि पकड़े गए मामूली आरोपियों से बिना सघन पूछताछ किए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अब तक केवल 80 लाख रुपये ही बरामद हुए हैं, तो आखिर बाकी का पैसा कहाँ गया? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC का आंतरिक विवाद थाने पहुंच गया है, जहां ममता बनर्जी गुट की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने भाजपा नीत NDA को समर्थन देने वाले 20 बागी सांसदों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर के सहारे त्रिपुरा की पार्टी NCPI में विलय का दावा करने के आरोप में धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। डोला सेन ने बागी नेताओं पर ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीतकर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है और अब इस कथित विलय व आपराधिक शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अंतिम फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पुणे के लोहागढ़ किला हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सिया गोयल की मौजूदगी में केतन के वजन के बराबर डमी का उपयोग कर पूरे क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया, ताकि किले से नीचे धकेले जाने की वास्तविक परिस्थितियों को समझा जा सके। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नवंबर में होने वाली शादी को तोड़ने से परिवार की बदनामी के डर से सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।